कैसे हो बच्चों? उम्मीद कर रहा हूँ खूब मेहनत कर रहे हो। मेहनत का फल मीठा होता है। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग डील करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ नेशनल इनकम। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि न्यूमेरिकल्स जो सीबीएसई पूछ सकता है वो किस किस चैप्टर से पूछेगा। एक तो नेशनल इनकम से पूछेगा, नंबर 1, ये फिक्स है। ठीक है। एक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई यानी इनकम डिटर्मिनेशन वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकल का, वो रहता है, हमेशा रहता है। और एक बजट वाले चैप्टर से पूछ सकता है रिलेटिंग टू फिस्कल डेफिसिट। तो इन सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इन सब का जो है ना सेपरेट वीडियोस मिल जाएगा। तो आज का जो क्लास होगा वो नेशनल इनकम के बेसिस पे है, नेशनल इनकम चैप्टर से है। मैं इसमें सारा ट्रिक्स बताऊंगा, न्यूमेरिकल को आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो। इसलिए बहुत अच्छे से क्लास को अटेंड करो, बहुत कंसंट्रेशन के साथ क्लास को अटेंड करो। आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और ट्रिक्स पकड़ना ही मेन है, और फॉर्मूला को तो लर्न करना ही पड़ेगा, लेकिन इसका जो ट्रिक्स है वो इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले मैं वही ट्रिक्स आपको समझा रहा हूं कि नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल अगर आप बनाओगे तो इन ट्रिक्स को आप कैसे अप्लाई करोगे। तो ध्यान से देखो देखो सबसे पहले आपको ये समझना है कि नेशनल इनकम में बहुत सारा एग्रीगेट्स होता है, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है ना, ऐसे कई सारे एग्रीगेट्स होते हैं। तो इन सारे एग्रीगेट्स को मैं, एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, पहले उसका ट्रिक आपको सीखना पड़ेगा। तो उसी का ट्रिक मैं सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखो। सपोज करो सपोज करो आपके पास ग्रॉस वैल्यू गिवन है। नंबर 1, ग्रॉस वैल्यू। सर ग्रॉस वैल्यू मतलब, जैसे मैं बोलता हूं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसके सबसे पहला वर्ड क्या है? ग्रॉस है, तो उसको ग्रॉस वैल्यू बोलते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू में से जब तुम डेप्रीसिएशन को माइनस कर देते हो तो तुम्हें मिलता है नेट वैल्यू। बस इतना याद रखना है। सर नेट वैल्यू मतलब, जैसे जब मैं बोलूंगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो वो नेट वैल्यू हो गया। यानी ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रीसिएशन माइनस कर दोगे तो आ जाएगा नेट वैल्यू। सिमिलरली अगर मुझे नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू में जाना है तो क्या करना होगा? तो नेट वैल्यू के साथ प्लस कर दोगे डेप्रीसिएशन, तो आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू। देखो कितना आसान है। तीसरी चीज जो आपको जरूरत पड़ेगी वो है डोमेस्टिक और नेशनल का कन्वर्सन। ठीक है, तो ध्यान से देखो। डोमेस्टिक डोमेस्टिक के साथ जब आप NFIA को ऐड करते हो तो ये आ जाता है नेशनल। ठीक है। सर एक बार समझाइए, डोमेस्टिक कहां यूज होता है, नेशनल कहां यूज होता है? जैसे मैं बोल रहा हूं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो वहां पे डोमेस्टिक आया। अब मैं बोल रहा हूं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो वहां पे नेशनल आया। तो एक है जीडीपी, एक है जीएनपी। ठीक है। तो डोमेस्टिक के साथ जब NFIA ऐड होता है तो आता है नेशनल। अब सवाल है कि NFIA क्या है? NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, NFIA मींस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये निकलता कैसे है? एक तो क्वेश्चन में हमेशा ये गिवन रहता है डायरेक्टली, अगर गिवन नहीं रहेगा तो इसको कैसे निकालोगे? इसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है। तो ये सारा इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा।
अगर आपको इसका और भी गहरी अध्ययन करनी है तो आप उस क्लास को अटेंड करेंगे तो आपको पूरे अच्छे से समझ आ जाएगा। आज का क्लास केवल न्यूमेरिकल्स का है, इसलिए मैं न्यूमेरिकल्स पे फोकस कर रहा हूं, ठीक है। तो ये NFIA आ गया। अब सवाल है, इसी फॉर्मूला को अगर हम उल्टा कर दें कि अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक तक जाना है तो क्या करना होगा। नेशनल में से NFIA को माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा डोमेस्टिक। देखो ये बेसिक फॉर्मूला है, ये सब ट्रिक है, इसको दिमाग में रखोगे तभी नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल्स तुमसे बनेगा। नेक्स्ट आता हूं। अब सवाल है मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मार्केट प्राइस एक टर्म आता है। सर कहां पे आता है, चलो बताता हूं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सबने सुना है, GDP एट MP रहता है और कभी कभी GDP एट FC रहता है। तो MP मतलब मार्केट प्राइस और FC मतलब फैक्टर कॉस्ट। तो हमें अगर GDP MP को GDP FC में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मुझे ये ट्रिक जानना जरूरी है। तो मार्केट प्राइस में से जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हो तो आपको मिल जाता है फैक्टर कॉस्ट। बहुत सिंपल है। सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है, चलो बता देता हूं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में आता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। होपफुली क्लियर है। अब इसी फॉर्मूला को, 5th नंबर फॉर्मूला को अगर उल्टा करो, अगर तुमको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो क्या करना होगा, तो फैक्टर कॉस्ट के साथ प्लस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, देन यू विल गेट द मार्केट प्राइस। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 ट्रिक्स, 6 फॉर्मूला अगर किसी को याद रहेगा तो वो आसानी से नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली बना सकता है। तो चलो अब मैं सीधे इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में आता हूं जो बोर्ड 2026 में आने के 100% चांसेस है। तो चलो बनाते हैं। आज का पहला सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रहा तुम्हारे स्क्रीन में, ये पहला सवाल है। देखो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट NDP एट FC फ्रॉम द फॉलोइंग कंपोनेंट। GNP एट MP 2000 गिवन है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, बच्चों इसका मतलब डिप्रिसिएशन होता है। एक्साइज ड्यूटी गिवन है, इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सब्सिडीज गिवन है और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है 50 और हमें निकालना है NDP एट FC। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि तुम्हारे पास जो एग्रीगेट गिवन है उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास देखो GNP एट MP गिवन है। GNP एट MP 2000 करोड़ गिवन है, ठीक है। ये 2000, मैं करोड़ नहीं लिख रहा हूं, मैं 2000 लिख रहा हूं। और क्या क्या गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो इसको आपको डेप्रिसिएशन मानना है। ये डेप्रिसिएशन होता है, ये 100 करोड़ का है। इसके बाद एक्साइज ड्यूटी गिवन है। बाबू लोग एक्साइज ड्यूटी मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स हमारा गिवन है 50। सब्सिडी, इसके बाद है सब्सिडी, तो सब्सिडी कितना गिवन है, लेट मी सी, सब्सिडी गिवन है 60। चलो ठीक है। और एक गिवन है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है। कितना गिवन है, लेट मी सी, ये गिवन है 50। और मुझे निकालना क्या है, व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट इज NDP एट FC। तो बहुत ध्यान से देखना, कितना आसान सा ट्रिक है। NDP FC मैं निकालूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या, कौन सा एग्रीगेट गिवन है, GNP MP गिवन है। एकदम ध्यान से देखना, बहुत इजी है, बहुत इजी। GNP MP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से मुझे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तक आना है। कैसे आएंगे, क्या क्या कन्वर्ट हो रहा है, क्या क्या चेंज हो रहा है। ये ग्रॉस है, ये नेट है, तो ग्रॉस से नेट में जाना है। तो अभी अभी मैंने बताया था, जब तुम ग्रॉस से नेट में जाओगे तो तुमको ग्रॉस में से माइनस करना होगा डेप्रिसिएशन, यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन आ जाएगा।
दूसरा क्या चेंज हो रहा है, नेशनल से डोमेस्टिक। तो फॉर्मूला पलट के देख लो, अभी 1 सेकंड पहले बताया था। नेशनल से जब डोमेस्टिक जाते हैं ना, तो माइनस करते हैं NFIA, NFIA को माइनस किया जाता है। और फिर मैं यहाँ MP से FC में जा रहा हूं, MP को कन्वर्ट करना है FC में, तो MP में से मुझे माइनस करना पड़ता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये मैंने अरेंज कर लिया चीजों को। अब आराम से एक एक करके इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो GNP का वैल्यू गिवन है 2000, ये डाल दो। डेप्रीसिएशन गिवन है 100। अब है NFIA। तो NFIA का फॉर्मूला पलट के देख लो, मैंने बताया था फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यहां पे दिया नहीं है, 0 हो गया। लेकिन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है 50, तो वो माइनस हो गया। तो फ्रॉम में से 2 को माइनस करते हैं तो NFIA आ जाता है। माइनस करूंगा यहाँ पे नीट। नीट का मतलब मैंने क्या बताया था, नीट का मतलब देखो, फॉर्मूला देखो अभी लिखा था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स है 50 और सब्सिडीज है 60। चलिए, तो अब इसको टोटल करता हूं, तो 2000 माइनस ये 2000 है, ये आ जाएगा 100 माइनस माइनस प्लस, तो 150। ये प्लस हो गया, सॉरी माइनस 100 प्लस 50 यानी माइनस 50 हो गया। और ये आ जाएगा तुम्हारा -10 माइनस माइनस प्लस 10। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2000 में से 40 घट जाएगा, तो 1960 करोड़ आंसर। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया। देखो कितना आसान है। अब चलता हूं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा तुम्हारे स्क्रीन में, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। कह रहा है NDPFC गिवन है 7000 करोड़। मैं लिखता हूं साथ में, NDPFC गिवन है, NDPFC गिवन है 7000 करोड़, ठीक है। NFIA गिवन है 200 करोड़, NFIA गिवन है 200 करोड़। डेप्रीसिएशन 250, डेप्रीसिएशन गिवन है 250 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 150। नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 150। मुझे निकालने क्या दिया गया है, GNP एट MP। कहता है कि भाई साहब आप GNP MP निकाल के बताओ, आप में दम है तो। अरे भैया दम ही दम है, मैंने सिखा दिया ट्रिक, बहुत इजी है, ध्यान से देखो। तो मुझे GNP MP निकालना है ना, GNP MP निकालना है। मेरे पास NDPFC अवेलेबल है, तो जो एग्रीगेट अवेलेबल है मैं उसको लेके आगे बढ़ता हूं, ये अवेलेबल है। अब ध्यान से देखो, मुझे क्या क्या चेंज करना है। ये है नेट, ये है ग्रॉस, तो मुझे नेट से ग्रॉस जाना है। जब मैं नेट से ग्रॉस जाऊंगा तो प्लस करता हूं डेप्रीसिएशन को। अब मुझे डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, ये डोमेस्टिक है और वहां से मुझे नेशनल में आना है, तो मैं प्लस करूंगा NFIA। और मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, तो मैं प्लस करता हूं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये सारा फॉर्मूला ट्रिक मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। वैल्यूज पुट करो। NDPFC है 7000 करोड़, डेप्रीसिएशन हो गया 250 करोड़, NFIA हो गया 200 करोड़ और नेट हो गया, नीट हो गया 150 करोड़। अब इसको टोटल करते हैं, 7450, 7600 करोड़ आंसर। देखो कितना आसान है। चलता हूं न्यूमेरिकल नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, GDP MP 1100 गिवन है, GDP MP 1100 गिवन है। इसके बाद NFIA 100 गिवन है, NFIA गिवन है 100, चलो ठीक है। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स 150 गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है 150। इसके बाद नेशनल इनकम निकाल के दे दिया है, NNPFC गिवन है, NNPFC गिवन है 850। दिस इज द क्वेश्चन। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है डेप्रीसिएशन। अरे वाह, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। डेप्रीसिएशन मुझे निकालना है। अब ध्यान से देखो, इसको सीखो, इसका ट्रिक सीखो। मेरे पास ना अब दो एग्रीगेट गिवन है, GDP MP और एक NNPFC। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि किसे मैं बेस मान के चलूं, किसे मैं बेस मान के चलूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, GDP MP को बेस मान रहा हूं,
ठीक है, जीडीपी एमपी को बेस मान रहा हूं और इसको बेस मान के मैं निकालूंगा एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी मुझे निकालना है और मैं बेस किसको मान रहा हूं, जीडीपी एमपी को। ठीक है, अब कन्वर्ट करो, ग्रॉस से नेट में जाओगे तो माइनस कर दोगे डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल, ये देखो डोमेस्टिक है वहां से नेशनल जा रहा हूं तो प्लस करोगे एनएफआईए, और एमपी से एफसी जा रहे हो तो माइनस करोगे नीट। क्लियर है, देखो कितना आसान है। अब एनएनपीएफसी गिवन है, इसमें बैठा दो 850 करोड़, जीडीपी एमपी हो गया तेरा 1100 करोड़, डेप्रीसिएशन मुझे निकालना है, इसको एक्स मान लेते हैं, एनएफआईए 100 गिवन है और नीट 150 गिवन है। अब आता हूं एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं, तो 1100 1200 उसमें से 150 चला गया, 1050 1050, तो x इक्वल टू इधर रह गया 1050 और इसको इधर ले आओ 850, तो डेप्रीसिएशन निकल गया 200 करोड़। होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। आ जाओ सीधे न्यूमेरिकल नंबर 4 और 4 न्यूमेरिकल नंबर 4। नंबर 4 क्या कहता है, एनडीपीएफसी 2000 करोड़ गिवन है, एनडीपीएफसी गिवन 2000 करोड़। चलो ठीक है, एनएफआईए गिवन है 150 करोड़, एनएफआईए गिवन है 150 करोड़, चलो ये भी ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स 250 करोड़, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 250 करोड़, और फिर जीएनपीएमपी 3000 करोड़, जीएनपीएमपी इज गिवन 3000 करोड़। और यहां पे आपको निकालना है, फिर से कह रहा है कि आप डेप्रीसिएशन निकाल करके बताइए। तो मैंने कहा आपसे जब दो एग्रीगेट्स गिवन रहेगा तो किसी एक को ना तू बेस मान ले, तो चल मैं जीएनपीएमपी को बेस मानता हूं। ठीक है, मैं जीएनपीएमपी को बेस मान रहा हूं और इसको बेस मान के मैं निकालूंगा एनडीपी एट एफसी। तो अब क्या है ना कि मुझे इसे कन्वर्ट करना है इसमें, तो ग्रॉस से जा रहा हूं नेट तो माइनस करूंगा डेप्रीसिएशन, नेशनल से जा रहा हूं डोमेस्टिक तो नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस करते हैं एनएफआईए। ठीक है, एमपी से जाना है एफसी तो माइनस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये सारा चीज यहाँ पे पुट करेंगे, एनडीपीएफसी है 2000 करोड़ का, जीएनपीएमपी है 3000 करोड़ का, डेप्रीसिएशन मुझे निकालना है तो माइनस एक्स, और माइनस एनएफआईए कर दो तो 150 करोड़, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स नीट इज गिवन 250 करोड़। आसानी से अब एक्स का वैल्यू निकाल लो, 3000 माइनस 400 2600 2600, तो देयरफॉर एक्स विल बी 2600 माइनस 2000, दैट इज 600 करोड़। आंसर मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने बिल्कुल अच्छे से बना लेना है, आपको ट्रिक समझ में आ गया तो आप आराम से इसको बना सकते हो। 2 या 3 मार्क्स का सीबीएसई इसको पूछता है, और अगर किस्मत खराब रहे थोड़ा लेंदी है लेकिन आसान है, एमसीक्यू में भी इसको डाल सकता है। तो अब चल आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल्स होगा। देयर आर 3 मेथड्स होता है, पहला होता है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा होता है इनकम मेथड और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। इससे एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का जरूर रहेगा। तो आओ मेरे साथ उन तीनों मेथड से न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वैल्यू एडेड मेथड, और मैं बता रहा हूं अभी उसका फॉर्मूला, वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड, इससे हम नेशनल इनकम तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसको ध्यान से देखो। तो होता क्या है ना, पहले आपको पता है कि हमारे यहाँ 3 सेक्टर होता है, एक प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर और एक टर्शियरी सेक्टर। ये 3 अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड से प्राइमरी सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालते हैं, सेकेंडरी सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालते हैं, और फिर टर्शियरी सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालते हैं। और फिर इन तीनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है जीडीपी एट एमपी। ठीक है,
लेकिन नेशनल इनकम होता है एनएनपी एट एफसी। तो जब आप जीवीएमपी का समेशन निकालोगे तीनों सेक्टर का तो आपको देगा वो जीडीपीएमपी। अब जीडीपीएमपी को कन्वर्ट करना है एनएनपीएफसी में, कैसे आपको पता है, अभी अभी आपने सीखा। तो हमारा बेस है यहाँ पे जीडीपीएमपी और मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं एनएनपीएफसी में, जो कि नेशनल इनकम कहलाता है। कैसे करोगे, ध्यान से देखो, ग्रॉस से नेट में जा रहे हो तो माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हो तो प्लस कर दोगे एनएफआईए, और एमपी से एफसी में जा रहे हो तो माइनस कर दोगे नीट। दैट्स इट। तो इतना ही आपको करना है। लेकिन पहले हमें समझना है कि ये ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हम अलग अलग सेक्टर्स का कैसे निकालेंगे। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालने का सेम फॉर्मूला है, चाहे वो कोई भी सेक्टर का हो, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शियरी हो। तो तुमको अभी सीखना है ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकलता है। तो उसके कुछ स्टेप्स है, तो मैं यहां पे पहले लिख दूं कैलकुलेशन ऑफ जीबीए एट एमपी। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो देख बाबू, इसका स्टेप 1 में आता हूं। स्टेप 1 में कहता है सबसे पहले आपको निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है ये, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू हो जाएगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। बहुत ध्यान से समझना, सेल्स का मतलब यहां पे हो गया डोमेस्टिक सेल्स, यानी आप अपने कंट्री में कितना बेच रहे हो, प्लस क्या हो जाएगा एक्सपोर्ट, प्लस एक्सपोर्ट, यानी डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, ये दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा सेल्स। सर चेंज इन स्टॉक मतलब क्या हो गया, चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है, चेंज इन स्टॉक मींस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सब नोट करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसको कहते हैं चेंज इन स्टॉक। अच्छा, कई बार यहां पे मैं आपको बता दूं कि कई बार क्वेश्चन में इंक्रीज इन स्टॉक दिया रहेगा, इंक्रीज इन स्टॉक दिया रहेगा। अगर इंक्रीज इन स्टॉक रहेगा तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सेल्स प्लस इंक्रीज इन स्टॉक। और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है डिक्रीज इन स्टॉक, बात समझ रहे हो ना, डिक्रीज इन स्टॉक अगर गिवन है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा सेल्स माइनस डिक्रीज इन स्टॉक। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो कुछ भी रह सकता है, चेंज इन स्टॉक भी रह सकता है, इंक्रीज इन स्टॉक भी रह सकता है, और डिक्रीज इन स्टॉक भी रह सकता है। तो ये हमारा स्टेप 1 आ गया। अब हम आते हैं स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में अब तू निकालेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। कैसे निकालोगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो तुमने स्टेप 1 में निकाला है, वहां से माइनस करते हैं बाबू लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं। सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आओ मैं आपको समझा दूं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब होता है रॉ मटेरियल परचेस करना, ठीक है, फ्यूल पे खर्चे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, ठीक है, ये सब हमारा आ जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। एक बात यहां पे ध्यान रखिए, मैं स्टार मार्क करके लिख देता हूं, परचेज ऑफ मशीनरी इज नॉट इंक्लूडेड इन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बात आ गई समझ में। तो देख बाबू, मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड में मुझे क्या करना है, ये 3 सेक्टर को देखना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो मैक्सिमम केसेस में क्या करता है ना, वो एक ही सेक्टर का देता है तो झमेला ही नहीं रहता है।
तो मान लो एक ही सेक्टर का दिया है, प्राइमरी सेक्टर का दिया है, तो प्राइमरी सेक्टर का अगर मुझे जीडीपी एमपी निकालना, अगर मुझे नेशनल इनकम निकाल लेना है सिर्फ प्राइमरी सेक्टर के बेसिस पे, तो मैं पहले प्राइमरी सेक्टर का जीबीए एमपी निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? तो उसके लिए स्टेप 1 में आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, या फिर सेल्स प्लस इंक्रीज इन स्टॉक, या फिर सेल्स माइनस डिक्रीज इन स्टॉक। फिर स्टेप 2 में आ जाओगे, जीबीएमपी निकालोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो आपने स्टेप 1 में निकाला माइनस कर देना इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है। अगर मान लो बाई चांस तीनों सेक्टर्स का गिवन है, सेकेंडरी टर्शियरी भी गिवन है, तो सेकेंडरी का भी जीबीएमपी इसी तरह से निकलेगा, टर्शियरी का भी जीबीएमपी इसी तरह से निकलेगा। तीनों के जीबीएमपी को जोड़ देंगे तो जीडीपीएमपी आ जाएगा। और जब जीडीपीएमपी से मुझे नेशनल इनकम में जाना है यानी एनएनपीएफसी में जाना है, तो जीडीपीएमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, एनएफआईए प्लस कर दो, नीट माइनस कर दो, तो एनएनपीएफसी आ जाएगा। बात समझ गए ना? ये फॉर्मूला है वैल्यू एडेड मेथड का। अब आ जाओ, इसका कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो भेजे में चला जाएगा अच्छे से। चलिए हमारे स्क्रीन में इसमें कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सेल्स गिवन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, इंपोर्ट ऑफ मशीन्स गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक गिवन है, और हमसे सिर्फ कह रहा है वैल्यू एडेड निकालो, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी निकालो। तो बहुत सिंपल है, स्टेप 1 को याद करो। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे उसमें? सबसे पहले हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल रहे थे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या फॉर्मूला था बाबू लोग? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो मुन्ना लोग देखो, यहाँ पे सेल्स गिवन है, सेल्स कितना गिवन है? 600 करोड़। तो ये सेल्स हमारा गिवन है। चेंज इन स्टॉक का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, वो दोनों गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 40 और ओपनिंग स्टॉक है 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करता हूं। यह गया 30 और 600 यानी 630 करोड़, ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग निकाल लेंगे जीवीए एट एमपी। इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने निकाला है 630 करोड़, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए अभी अभी मैंने बताया आपको, इसमें उसमें से क्या क्या गिवन है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, लेकिन इंपोर्ट ऑफ मशीन्स को हम नहीं लेते। कोई भी कैपिटल गुड्स को हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन में नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे दो चीज आ जाएगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 200 और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 100। तो 630 माइनस 300 दैट इज 330 करोड़। ये आपका आंसर हो गया। होपफुली दिस इज क्लियर। चलो चलता हूं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। अब ये देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइसेस, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइसेस, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइसेस, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। तो हम लोग एक एक करके निकालते हैं। पहला चीज हमसे मांग रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। चलो निकाल लेता हूं। सबसे पहले हमसे मांग रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स गिवन है हमारे पास 1600 और चेंज इन स्टॉक आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये दोनों गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक है 200 और ओपनिंग स्टॉक है 400। तो ये आ गया -2 दैट इज 1400 करोड़। ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। पहला चीज तो हमने हल कर लिया। सेकंड मांग रहा है जीबीए एट एमपी। अच्छी बात है। चलिए इसका भी फॉर्मूला हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है। ये होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट इज 1400 करोड़। यहां से माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का क्या क्या गिवन है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, तो बस उसी को ले लेते हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज 300 इज इक्वल टू 1100 करोड़। चलो ये भी निकल गया, बहुत बढ़िया। अब आता हूं एनवीएएमपी, कहता है एनवीएएमपी निकालो। अब देखो वो ट्रिक जो सिखाया था स्टार्टिंग में वो अब काम आ गया। कैसे? तो मेरा बेस होगा जीवीएएमपी, ये हमारा बेस हो गया जीवीएएमपी। वहां से मुझे एनवीएएमपी तक जाना है, तो बहुत सिंपल है। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? ग्रॉस से नेट। तो हम सिर्फ यहां से ग्रॉस से नेट जाते हैं तो माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन।
तो जीवीएमपी का वैल्यू है 1100 करोड़ और डेप्रीसिएशन यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम होता है, तो इसको माइनस कर दिया तो ये 900 करोड़ आ गया। चलो ये भी निकल गया। अब नंबर 4 की बात करता हूं। नंबर 4 करता है एनवीए एट एफसी निकालिए। तो बहुत अच्छी बात है, एनवीए एट एफसी निकाल सकते हो। तो इसके लिए बेस चाहे हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो हमारे लिए आसान एनवीएमपी होगा, तो मैं उसी को ले लेता हूं। इसमें ज्यादा मुझे चेंज करना नहीं है, क्योंकि ये नेट है, ये भी नेट है। सिर्फ जो मुझे चेंज करना है वो क्या है, ये एमपी है और ये एफसी है। तो देख लो, मैंने ट्रिक बताया था, एमपी से एफसी में जाना है तो माइनस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब यहाँ पुट करेंगे, एनवीए एमपी है 900 करोड़ और नीट होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये दोनों तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू है 150 और सब्सिडीज गिवन है 50। ये मैंने यहां निकाल लिया, 900 माइनस 100 तो दैट इज 800 करोड़। आंसर हो गया एनवीएफसी का। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि वैल्यू एडेड मेथड तुमको समझ आ गया। इसका कुछ और क्वेश्चन भी चलो बना लेते हैं। एक और क्वेश्चन, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं वैल्यू एडेड का, उसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपके स्क्रीन में है। इसमें कह रहा है कैलकुलेट एनवीए एट एफसी, और ये बहुत सारा चीज इसमें गिवन है। तो जो जो गिवन है उसमें से दो इंपॉर्टेंट चीज है, पहले मैं उसको समझा देता हूं, उसको ध्यान से देखो। एक है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन को हम लोग सेल्स के अंदर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है जो फार्मर्स गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, सपोज कोई अनाज उगा रहा है, वो खुद खाने के लिए उगा रहा है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्स। इसको दिमाग में रखना है। दूसरा है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। देख सकते हो लिखा है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। इसका मतलब होता है ऐसा प्रोड्यूसर गुड्स, ऐसा कैपिटल गुड्स जो कि एक बार यूज करो उसका आइडेंटिटी खत्म हो जाता है, तो उसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन में लेते हैं। ऐसा मानते हैं कि इट इज फुल्ली डेप्रिसिएटेड, तो उसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन में लेते हैं। बस यही दो नया चीज है, इसको दिमाग में रखोगे तो आराम से बोर्ड में क्वेश्चंस बन जाएगा। तो मुझे निकालना है एनवीए एट एफसी। मैं स्टेप्स को फॉलो करता हूं। सबसे पहले हम लोग यहां पे निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स यहां पे गिवन है 1200 और सेल्फ कंजम्पशन को भी उसमें लेना है, तो ये आ गया 1200 प्लस 100 और चेंज इन स्टॉक यू नो क्या दिया हुआ है, अच्छा डायरेक्ट दिया हुआ है इस बार, तो 80 रुपया मैं यहां लिख देता हूं। तो ये 1380 करोड़ ये आ गया मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब मैं आगे बढ़ता हूं और अब निकालूंगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसका क्या फॉर्मूला होता है मुन्ना लोग, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया 1380 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए यहां क्या क्या गिवन है। एक तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स हो गया, अभी मैंने समझाया था, 300 हो गया। और क्या गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये मैंने तुमको नोट में लिखाया है, वो 50 गिवन है। 50 है ना, मैंने सही देखा, यस 50। तो ये आ गया 350, यहां से माइनस कर दो तो 1030 करोड़ ये जीवीए एमपी आ गया। क्लियर है। लेकिन मुझे निकालना है एनवीए एट एफसी। एनवीए एट एफसी निकालना है, तो मेरे पास बेस है जीवीए एमपी। बहुत ध्यान से देखो, इतना सारा क्वेश्चन बता रहा हूं। जीवीए एमपी से एनवीए एफसी तक आना है, तो क्या क्या चेंज हो रहा है, ग्रॉस से नेट, तो माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। उसके बाद एमपी से एफसी जाना है, तो माइनस कर दो नीट, बस हो गया सिंपल। तो जीवीए एमपी मेरा निकला हुआ है 1030 करोड़ माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मस्ट बी गिवन। डेप्रिसिएशन कितने का दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सब्सिडीज, डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, तो उसको हम जीरो ले लेंगे। और नीट होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स में एक्साइज ड्यूटी है और सब्सिडी है, तो ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स है 70, सब्सिडी है 40, तो ये आ गया मेरा 30, यहां से कट गया तो 1000 करोड़ ये आंसर हो गया। तो होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया। ये सर
अब बात करेंगे बच्चों इनकम मेथड का। तो सबसे पहले इनकम मेथड से ये सीखो, फॉर्मूला सीखो कि कैसे नेशनल इनकम तक हम पहुंचते हैं। ठीक है, ये है इनकम मेथड। इनकम मेथड से जो फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एनडीपीएफसी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी डोमेस्टिक इनकम पहले निकालते हैं। और उसके लिए क्या है फॉर्मूला, बहुत ध्यान से देखो, उसके लिए है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, क्या होता है मैं बता रहा हूं, प्लस इसके साथ करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, और प्लस करते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बहुत प्यारा सा चीज है ये। प्यारा क्यों है, क्योंकि ये हमेशा बोर्ड में डायरेक्ट दिया रहता है, इसमें झमेला नहीं है आपका। अब देखो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या रहता है, ये तुमको दिमाग में रखना है। सबसे पहले रहता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और इन काइंड, या तो कैश में या फिर काइंड में जो वेजेस एंड सैलरीज एम्प्लॉइज को मिलता है। नंबर टू रहता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, अब देखो जो वेजेस एंड सैलरीज होता है ना, उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉई के सैलरी से कुछ पैसा कट के प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। जितना एम्प्लॉई के सैलरी से पैसा कटता है उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी प्रोविडेंट फंड में जमा करता है ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉयर कितना पैसा जमा कर रहा है प्रोविडेंट फंड में, वो अमाउंट यहां पे लेना है। तो प्रोविडेंट फंड में दोनों जमा करता है, एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉई, लेकिन तुम्हें यहां पे लेना किसका वाला है, एम्प्लॉयर्स वाला। यही इंपॉर्टेंट है और यही स्टूडेंट फंसता है, वो एम्प्लॉई का भी कंट्रीब्यूशन उसमें शामिल कर लेता है। तो इस पे थोड़ा सा सचेत रहना है। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है देखते हैं। सबसे पहले रहता है रेंट, फिर रहता है इंटरेस्ट, फिर रहता है रॉयल्टी, फिर रहता है डिविडेंड, फिर रहता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और फिर रहता है कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, ये इतना सारा चीज ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आता है, इसको बढ़िया से दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी ये सब प्रॉपर्टी का इनकम होता है और ये सब प्रॉफिट का पार्ट होता है। डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट टैक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये हमेशा क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन रहता है। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड यानी सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का जो इनकम होता है उसको मिक्स्ड इनकम क्यों कहते हैं, उसमें सैलरी भी रहता है, उसमें उसका प्रॉफिट भी रहता है, खुद काम कर रहा है तो सैलरी भी है, वो जितना भी इनकम अर्न कर रहा है उसके वो सब मिक्सचर रहता है, सैलरी का, रेंट का, तुम्हारे प्रॉफिट का, सब मिक्स्ड करके वो इनकम अर्न करता है। तो उतना डिटेल्स में तुम्हें नहीं जाना है, बस इसको दिमाग में रखना, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ऑलवेज डायरेक्ट गिवन रहेगा। तुम्हें लर्न केवल ये दोनों कर लेना है। तो ये एनडीपीएफसी हो गया। अब मुझे निकालना पड़ता है एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम इसी को कहते हैं। तो नेशनल इनकम, अब मेरा बेस क्या है, एनडीपीएफसी मेरा बेस है। अब देखो मुझे क्या करना है, एनएनपीएफसी तक जाना है तो सिर्फ डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज कर दो। तो उसके लिए क्या करते हैं, एनएफआईए को ऐड कर देते हैं। देखो कितना आसान है। अरे सर इतना आसान है, हाँ जी इतना ही आसान है। तो चलो आते हैं आज का पहला क्वेश्चन इनकम मेथड का। चलिए, तो ये देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। तो इससे हमें कह रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, पहले वो समझ लो। जैसे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो तुम्हें मैंने बताया था एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय का भी होता है। तो यहाँ पे कुछ क्लियरली नहीं गिवन है, तो जब क्लियरली नहीं लिखा होगा तो उसको एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ही मानेंगे। चलो ये क्लियर है। दूसरा ओल्ड एज पेंशन दिया हुआ है, तो ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफर इनकम होता है, इसलिए वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा, तो उसको इग्नोर कर देंगे। फिर आता है फ्लड रिलीफ। फ्लड रिलीफ भी ट्रांसफर इनकम का पार्ट है, नेशनल इनकम में नहीं आएगा, उसको भी हटा देंगे।
ठीक है। उसके बाद एक और है इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट, ये हमारे नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है तो इसको भी हटा देंगे। अब आराम से जो मैंने फॉर्मूला बताया था अकॉर्डिंगली उसको निकालते हैं। सबसे पहले कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का कैलकुलेशन कर लो। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में ये वेजेस एंड सैलरीज आ जाएगा 1 लाख, चलो उसको ले लिया, वेजेस एंड सैलरीज, प्लस इसको करना है इसके साथ सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दैट इज 20,000, इन दोनों को जोड़ देता हूं तो 1,20,000 रुपया, ये हमारा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आ गया। ठीक है, चलिए अब मैं निकालता हूं नंबर 2 ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस का क्या क्या गिवन है? ऑपरेटिंग सरप्लस का यहां पे देखो इंटरेस्ट इनकम गिवन है 10,000 रुपया, उसको ले लेता हूं 10,000, प्लस क्या गिवन है? रेंटल इनकम गिवन है 30,000, आपको अभी मैंने फॉर्मूला दिया था तो रेंटल इनकम 30,000 हो गया। इसके बाद डिविडेंड इनकम गिवन है 20,000, चलो उसको भी ले लेता हूं 20,000 डिविडेंड इनकम है। इसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 10,000, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को भी ले लेता हूं 10,000 रुपया। और क्या गिवन है? सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम मतलब होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, वो खुद का अलग ही एक चीज है। तो इसको टोटल कर लेता हूं तो ये आ गया 30 प्लस 10 40 60 70,000। अब मैं सीधे एनडीपीएफसी निकालोगे, ठीक है। जैसे इनकम मेथड होगा तो एनडीपीएफसी याद आ जाना चाहिए। उसमें सबसे पहले आता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वो ले लो 1,20,000 का है। ऑपरेटिंग सरप्लस तुमने निकाल लिया है 70,000 का। और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसा मैंने कहा था कि क्वेश्चन में गिवन रहेगा, देखो गिवन है 80,000 गिवन है तो उसको मैं ले लेता हूं 80,000। अब ये आ गया 1,20,000 1,90,000 2,70,000, ये हमारा एनडीपीएफसी हो गया। लेकिन 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 मुझे निकालना है नेशनल इनकम, तो एनएनपीएफसी तक मुझे आना है। तो एनएनपीएफसी के लिए मुझे बेस मिल गया एनडीपीएफसी का, एनडीपीएफसी का बेस मिल गया, तो मुझे सिर्फ चेंज करना है डोमेस्टिक से नेशनल, तो प्लस कर दो एनएफआईए, तो इज इक्वल टू एनडीपीएफसी आ गया 2,70,000 प्लस एनएफआईए कर दो, एनएफआईए गिवन होगा क्वेश्चन में, एनएफआईए वेजेस सोशल सिक्योरिटी इंटरेस्ट कुछ नहीं है, एनएफआईए है 0, तो यानी 2,70,000 विल बी योर आंसर। होपफुली क्लियर है। चलो चलता हूं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, पहले मैं समझा दूं। इसमें भी नेशनल इनकम निकालने को कह रहा है, वेजेस एंड सैलरी चलो ठीक है, सोशल सिक्योरिटी ठीक है, पेंशन। अब पिछले क्वेश्चन में तुम्हें मिला था ओल्ड एज पेंशन, जो कि ट्रांसफर इनकम मैंने कहा था, नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, और यहाँ पे है पेंशन। पेंशन इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन होगा तो उसको इग्नोर कर देना है, पेंशन लिखा रहेगा तो उसको नेशनल इनकम में लेना है। फ्लड रिलीफ, इसको भी इग्नोर कर देंगे, अभी मैंने समझाया था क्यों करेंगे। इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट, इसको भी इग्नोर करना है, बाकी सब ठीक है। चलो अब नेशनल इनकम निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है मेरा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये निकाल लेना है। तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। चलिए सर अब तो बहुत आसान हो गया नेशनल इनकम हमारे लिए, यस वेरी खुशी की बात है। वेजेस एंड सैलरीज ले लेता हूं 2 लाख, चलो ले लिया 2 लाख वेजेस एंड सैलरीज। इसके साथ ऐड कर देना है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दैट इज 50,000, इसको ऐड कर दो, तो टोटल मिला के ये आ गया 2,50,000, ठीक है। नंबर 2 में बात करता हूं, नंबर 2 में निकालता हूं ऑपरेटिंग सरप्लस, ये है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन के अनुसार? इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम रेंट, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट है 20,000, इनकम फ्रॉम रेंट आ गया 60,000, प्लस और क्या क्या है? डिविडेंड्स आ जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी आ जाएगा। डिविडेंड है 20,000 और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 50,000, चलो उसको भी प्लस कर देता हूं, तो यानी टोटल हो गया मेरा 1,50,000, ये 1,50,000 आ गया हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। अब मैं सीधे यहाँ पे एनडीपी एट एफसी निकालने की कोशिश करूंगा, तो उसमें सबसे पहले कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आता है 2,50,000, ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया 1,50,000,
और फिर आता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड गिवन है, सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम 50,000 गिवन है, तो ये 50,000 मैंने इसके साथ ऐड कर दिया, तो ये आ गया 3,4,50,000। क्लियर है, ये हमारा एनडीपीएफसी आ गया। लेकिन बच्चों मुझे नेशनल इनकम निकालना है, और नेशनल इनकम होता है एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी। तो आप एनडीपी एट एफसी से एनएनपी एट एफसी तक पहुंचो। तो एनडीपी एफसी हमारा बेस हो गया। अब इसमें चेंज क्या आ रहा है, डोमेस्टिक से नेशनल जा रहा हूं, तो प्लस एनएफआई कर दूंगा, तो एनडीपी एट एफसी हो गया 4,50,000, और एनएफआई जो है वो गिवन है, आप यहां से देख सकते हो -3,000 है, तो ये -3,000 है, तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा 4,47,000 करोड़। आंसर होपफुली आपको बहुत अच्छे से इनकम मेथड समझ आ गया। अब मैं आपको लेके चलता हूं एक्सपेंडिचर मेथड में।